प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 12 ऊष्मागतिकी के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले अध्याय में हमने द्रव्य के तापीय गुणों का अध्ययन किया। वहाँ पे तापीय प्रसार क्या होता है, अवस्था परिवर्तन क्या होता है और ऊष्मा स्थानांतरण को जाना और समझा। आज हम इस अध्याय में कुछ उन नियमों का अध्ययन करेंगे जो ऊष्मीय ऊर्जा को निर्धारित करती है और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होता है और ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होता है। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि ठंडियों में क्या होता है, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो कुछ गर्माहट महसूस होती है। उस केस में जो कार्य होता है वो ऊष्मा में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार भाप इंजन में जो भाप की ऊष्मा का प्रयोग करके कार्य को संपन्न किया जाता है। बच्चों, आइए हम देखते हैं कि आज के इस अध्याय ऊष्मागतिकी में हमारे चर्चा के बिंदु क्या क्या है। तो सबसे पहले हम तापीय साम्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या होता है इसको जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम से ताप की अवधारणा को समझेंगे। ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के बारे में जानेंगे और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम ऊष्मागतिकी स्टार्ट करें उसके पहले हम आपको थोड़ा ऊष्मा के बारे में बता दें। आपने पिछली कक्षा में अध्ययन भी किया होगा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है। बच्चों, ऊष्मा की ये जो अवधारणा है कि ऊर्जा की, ये शुरुआत में ऐसा अवधारणा नहीं था। शुरुआत में प्राचीन काल में ऊष्मा को एक सूक्ष्म अदृश्य तरल के रूप में माना जाता था और ये माना जाता था कि ये पदार्थ के रंध्रों पोर्स में भरे होते हैं और जब कोई गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं, ये सूक्ष्म तरल वो क्या होगा, एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में प्रवाहित होती है। इस सूक्ष्म तरल को कैलोरिक बोलते थे। लेकिन जब ये ऊष्मा की आधुनिक अवधारणा की ऊष्मा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, ये जब आया तो ऊष्मा के उस तरल रूप को नकार दिया गया और सन 1798 में बेंजामिन थॉमसन ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पाया कि पीतल की तोप में छेद करते समय इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उससे पानी उबल सकता है। और इससे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह प्राप्त हुआ कि प्रयोग में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस कार्य पर निर्भर करता था जो घोड़े ड्रिल को घुमाने में करते थे, न कि ड्रिल के पैनेपन यानी शार्पनेस पे। आप ये सोचिए, अगर ड्रिल के पैनेपन पे अगर उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती तो क्या होता, जब ड्रिल का जो पैनापन होता है तो अगर उस पर निर्भर करती तो अधिक से अधिक ऊष्मा निकलना चाहिए था पदार्थ से, लेकिन ऐसा प्रयोग में नहीं हुआ। इस प्रयोग से एक ये बात का पता चला, सिद्ध हुआ कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और दूसरा ऊष्मा को एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊष्मा को विभिन्न ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चों, आइए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, अध्याय का नाम है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, यांत्रिकी में आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी रुचि विशेषकर बल और बड़ आघूर्णों के प्रभाव से गति करने वाले जो कण होते हैं और जो पिंड होते हैं उस पे होती है, जबकि ऊष्मागतिकी में पूरे संपूर्ण निकाय के गति को कंसीडर नहीं किया जाता है। बच्चों, जैसे कि अगर किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो उसके गोली में क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, खासकर उसके गतिज ऊर्जा में। लेकिन जब वही गोली किसी लकड़ी के तख्ते में जाके धंस जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है और गोली तथा उसके आसपास का जो ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यह ताप उस निकाय के संपूर्ण गति से नहीं प्राप्त हुआ था, वास्तव में ये गोली के आंतरिक गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन था उसके कारण प्राप्त हुआ था।
तो बच्चों, ऊष्मागतिकी से हम आगे बढ़े। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है तापीय साम, उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है, जैसे कि ऊष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो निश्चित सीमाओं से परिबद्ध बहुत अधिक संख्या में अणुओं तथा परमाणुओं का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित दाब, आयतन एवं ताप हो, ऊष्मागतिक निकाय कहलाते हैं। और इस निकाय के बाहर कोई भी ऐसी वस्तु जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान होता है उसे हम परिवेश या सराउंडिंग कहते हैं। ऊष्मागतिक चर अथवा प्राचाल, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की व्याख्या उसके दाब, आयतन, ताप व आंतरिक ऊर्जा एवं मोल्स की संख्या के पदों में की जाती है। इन्हें ऊष्मागतिक चर अथवा प्राचाल कहते हैं। यह चर ही किसी ऊष्मागतिक निकाय की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। बच्चों, आइए देखते हैं तापीय साम्य क्या होता है। यांत्रिकी में हमने साम्यावस्था को इस प्रकार समझा था कि जब भी किसी निकाय पे जो नेट बल और बल आघूर्ण होता है, शून्य होता है, तो वो निकाय साम्यावस्था में कही जाती है। लेकिन ऊष्मागतिकी में कोई निकाय साम्यावस्था में तब होती है जब उसको अभिलक्षित करने वाले जो चर होते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि दाब, ताप, आयतन और उसका संगठन, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो कहा जाता है कि निकाय ऊष्मागतिकी में साम्यावस्था में है। बच्चों, जैसे कि अगर कोई ऊष्मारोधी बर्तन है और उसमें कोई गैस भरी है और उसका परिवेश से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, और यदि दाब, ताप, आयतन और उसका जो आंतरिक ऊर्जा है, ये सब समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम साम्यावस्था में है। बच्चों, जैसे ये चित्र ए में है कि ए और बी दो सिस्टम है जिसको संपर्क में रखा गया है एक रुद्धोष्म वाल्व के द्वारा। मतलब इनको दो सिस्टम को बीच में एक रुद्धोष्म वाल्व है। रुद्धोष्म वाल्व है तो न ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे ही इस रुद्धोष्म वाल्व को हटा के हम सुचालक रखते हैं तो क्या होगा, जो भी इसकी अवस्था में परिवर्तन होना शुरू होगा, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उसके आगे अब इनके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उस समय हम कहेंगे कि निकाय ए निकाय बी के तापीय साम्य में है। बच्चों, अनुभव से आप ये कह सकते हैं कि तापीय साम्य में कौन सी ऐसी चीज है कि जो कि दोनों में कॉमन होगी, तो जी हाँ, वो होता है ताप। अब ताप को, अवधारणा को और अच्छे से समझने के लिए हमें ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम जानना होगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई दो निकाय है ए और बी, जो कि रुद्धोष्म दीवार से अलग किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ये दोनों रुद्धोष्म वाल्व से अलग किए गए हैं, ये ए और बी। और इनमें से प्रत्येक ये निकाय ए तीसरे सिस्टम सी से सुचालक वाल्व से अलग किया हुआ है, उसके कांटेक्ट में है। ए भी सी से कांटेक्ट में है और बी भी सी से कांटेक्ट में है सुचालक दीवार के द्वारा। तो जब ये ए और सी में और सी और बी में दोनों में सुचालक वाल्व से कांटेक्ट है, तो हम देखेंगे कि इसमें अवस्था में परिवर्तन होगा और कुछ समय में ए सी के तापीय साम्य में हो जाएगा। अर्थात अगर यहाँ पे इसका टेम्परेचर टी ए है और यहाँ पे टी सी है, तो हम कहेंगे टी ए इक्वल टू टी सी। और इसी प्रकार बी भी होगा, वो सी के तापीय साम्य में होगा, तो ये होगा टी बी इक्वल टू टी सी। अब पुनः जब हम इस रुद्धोष्म वाल्व को ए और बी को जो अलग कर रहा है उसको वहाँ पे हम सुचालक दीवार लगा दें, और जैसे कि इस चित्र बी में, और यहाँ सुचालक वाल्व जो ए और बी से सी संपर्क में है सुचालक दीवार के कारण वहाँ पे हम अगर एडियाबेटिक वाल्व या रुद्धोष्म दीवार लगा दें, तो हम देखेंगे कि अब ए और सी और बी और सी जो पहले से साम्य अवस्था में थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही सुचालक वाल्व लगाएंगे तो ए और बी के बीच में भी कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ए जो बी के क्या होगी, तापीय साम्य में होगी। कहने का अर्थ है ये हो जाएगा
टी ए इजकल टू टी बी। बच्चों यहाँ से हम ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम को इस प्रकार कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगी। बच्चों इस ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम से ताप की अवधारणा आइए देखते हैं क्या है। एक ताप की एक और परिभाषा आपको देखने को मिलेगी कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं। बच्चों आइए हम कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता को समझते हैं। ऊष्मा तथा कार्य ऊर्जा के दो विभिन्न स्वरूप हैं जिसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, रूपांतरित होते हैं, परंतु दोनों में मूल अंतर यह है कि जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तो स्थानांतरित होने वाली यह ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है, और जब ऊर्जा स्थानांतरण पिंडों के तापांतर पर निर्भर नहीं करता तब उनके बीच स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा कार्य कहलाती है। और जूल ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य 1 किलो कैलोरी ऊष्मा के तुल्य होता है, अर्थात 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होता है। बच्चों ऊष्मा और कार्य के बारे में आप जान गए हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? जो भी स्थूल निकाय हैं या कोई भी निकाय क्या होता है, वो असंख्य अणुओं से मिलके बने होते हैं। इन्हीं अणुओं के गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को ही आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। बच्चों आंतरिक ऊर्जा आप मॉलिक्यूलर मॉडल से समझ सकते हैं, लेकिन इतना समझिए ऊष्मागतिकी में यह एक प्रकार का स्थूल चर ही होता है जिसे U से प्रदर्शित करते हैं। जब आंतरिक ऊर्जा के केस में एक ये बात ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक ऊर्जा निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि इस बात पे कि वो अवस्था किन पदों में प्राप्त की गई। तो बच्चों आइए हम आंतरिक ऊर्जा को समझ सकते हैं कि किसी भी निकाय के आंतरिक ऊर्जा को दो विधियों से बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, या ये कह लें किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है जिसमें m द्रव्यमान का गैस भरा हुआ है। अब हम गैस के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं यदि हम इस सिलेंडर को किसी ऐसे परिवेश में रखें जिसका ताप सिलेंडर के ताप से अधिक है। इसकी जो तो यहाँ से अगर हम इसको ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। दूसरा केस हम इसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं कि ये जो पिस्टन है, चलनशील पिस्टन लगा है, अगर इस पे वाट बढ़ा दिया जाए तो भी इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि यह जो सिस्टम है उसके चारों तरफ के परिवेश का ताप सिस्टम के ताप से कम है तो अब ऊष्मा क्या होगी, सिस्टम से परिवेश में जाएगी और आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। और यदि हम इसके दूसरे केस में हम इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं कि यदि पिस्टन से वाट हटाया जाए, जो उस पर प्रेशर लगा है उसको हम धीरे धीरे हटाते हैं तो क्या होगा कि अब धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा और गैस पिस्टन पे क्या होगा, कार्य करेगी और इस प्रकार इस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दो विधियों से की जा सकती है, एक तो ऊष्मा और दूसरा कार्य के द्वारा। बच्चों अभी आपने देखा कि आंतरिक ऊर्जा कार्य और ऊष्मा के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यदि डेल्टा Q दी गई ऊष्मा है किसी निकाय पे तो उसका कुछ भाग या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में लगाएगा और कुछ भाग वो कार्य करने में लगेगा। तो इस प्रकार यदि हम किसी निकाय को ऊष्मा दें तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होगा, अर्थात डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जहाँ पे डेल्टा Q परिवेश द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा है और डेल्टा W निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य है और डेल्टा U इक्वल टू निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
परिवर्तन है। बच्चों, इसे ही हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। बच्चों, अब आप ये देखिए कि जैसे आंतरिक ऊर्जा, वहां से अगर हमको इक्वेशन प्राप्त था कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। और अभी हमने आपको बताया कि आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय के अवस्था पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई। सपोज करिए कि कोई निकाय है जिसका पोजीशन ए पे है, वो अवस्था ए में है, और यहाँ से ये इसे अवस्था बी तक पहुँचना है, इस अवस्था में आना है, तो बहुत सारे मार्ग अपना सकती है। जैसे ये 1 हो गया, इधर से हो सकता है ये 2 हो गया, यहाँ से 3, और इसी प्रकार बहुत सारे ये प्रक्रम ये अपना सकती है। तो मान लीजिए प्रक्रम 1 में जो पहला पथ है उसमें दी गई ऊष्मा Q1 है, तो Q1 और उसके द्वारा जो सिस्टम कार्य किया, मान लीजिए वो W1 है, तो Q1 माइनस W1 किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U के, उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के। इसी प्रकार यदि दूसरे प्रक्रम में जो ऊष्मा दी जा रही है, यहाँ पे Q2 है और वर्क डन W2 है, इसी प्रकार तीसरे में Q3 और वर्क डन W3 है, ऐसे ही चौथे में Q4 और वर्क डन W4 है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि Q1 माइनस W1 इक्वल टू Q2 माइनस W2 इक्वल टू Q3 माइनस W3 इक्वल टू Q4 माइनस W4। इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखें किसी प्रक्रम में कार्य क्या होगा, कार्य को हम कैसे समझेंगे ऊष्मागतिकीय निकाय में। मान लीजिए कोई सिलेंडर है जिसपे एक चलनशील पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन का जो अनुप्रस्थ ये जो क्षेत्रफल है ये A है, और पिस्टन द्वारा इस पे जो बाट रखा गया है या प्रारंभिक प्रेशर P इस पे लगा हुआ है। इसमें M द्रव्यमान का एक गैस है। यदि हम पिस्टन पर से कुछ बाट हटाएं तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड होगी, और इसके कारण ये क्या होगा? थोड़ा सा पिस्टन ऊपर विस्थापित होगा, और वो मान लीजिए डेल्टा S उसमें विस्थापन हुआ। अब चूंकि इस पे P प्रेशर लग रहा है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो गैस पारा पिस्टन पे लगा बल जो होगा F इक्वल टू हो जाएगा P इंटू A, और पिस्टन का विस्थापन जो ds हो रहा है, तो हम किया गया जो कार्य होगा, गैस द्वारा किया गया कार्य, वो हो जाएगा, हम अगर मान लें कि डेल्टा W ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, और यहाँ से हम लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा S, और यहाँ पे देखिए इससे हम F की वैल्यू रख दें P इंटू A इंटू डेल्टा S, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्षेत्रफल और ये जो विस्थापन है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V, ये है डेल्टा W। तो ये था किसी सिस्टम में किया गया कार्य। यदि डेल्टा V टेंड टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं कि W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी भी। यहाँ पे अगर हम लिमिट ले लें, इनिशियल पोजीशन है V1, जो प्रारंभिक अवस्था में जो आयतन मान लीजिए VI है, और अंतिम अवस्था में आयतन VF है, तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF P इंटू डी भी। ये होता है वर्क डन के लिए। बच्चों, यदि प्रेशर और वॉल्यूम में एक ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हम देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रेशर है y अक्ष पे और x अक्ष पे वॉल्यूम है। यहाँ पे हम अगर कुछ हमें सिस्टम में उसका अवस्था जो परिवर्तन हुआ, सपोज करो A से B, तो इस अवस्था परिवर्तन में कितना कार्य किया जाएगा, वो इस लाइन या कर्व के द्वारा जितना ये एरिया कवर किया है, अगर इसका हम एरिया निकाल दें तो यही वर्क डन के बराबर होगा, अर्थात P इंटू VF माइनस VI इसके बराबर हो जाएगा वर्क डन के।
बच्चों आइए देखते हैं कार्य के पथ पर निर्भरता क्या होती है। किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा अथवा निकाय पर किए गए कार्य का मान न केवल निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है, बल्कि उस पथ पर भी निर्भर करता है जिसके द्वारा वह प्रक्रम किया जाता है। जैसे कि अगर कोई निकाय है जिसका पहले पोजीशन पे आई पे है, इसका यहाँ पे प्रेशर PI और वॉल्यूम VI है और उसको ऐसे स्टेट में पहुंचना है जहाँ पे प्रेशर PF और VF है। तो यहाँ पे ये दो पाथ अपना सकता है। एक तो ये IAF जो ये है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये हो गया पहला पाथ। दूसरा इस रास्ते से भी जा सकता है। अब इस पाथ में अगर अपनाता है तो आप देखिए कि I से A तक पहुंचने में जो किया गया कार्य क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए ये इसका नाम हम MN लिख देते हैं, तो जो क्षेत्रफल होगा MIAN का क्षेत्रफल, और A से F तक पहुंचने में किया गया कार्य, इसमें क्या होगा देखिए, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस पे जो वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि WIAF इक्वल टू हो जाएगा WIA प्लस WAF, और यहाँ से हो जाएगा WIA और ये हो जाएगा प्लस 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A से F तक जाने में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं WIA, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है जो आयत या चतुर्भुज IANM का क्षेत्रफल। इसी प्रकार जो दूसरा पाथ है I से F तक जाने का, पहले देखिए I से B तक पहुंच रहा है, फिर B से F तक, तो हम दूसरे पाथ में हम लिख सकते हैं कि WIBF हो जाएगा, ये हो जाएगा WIB प्लस WBF। यहाँ से देखिए WIB, यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BF, इसके अंतर्गत जो भी ये एरिया कवर होगा वो ये होगा, तो हम लिख सकते हैं प्लस W, इसको हम लिख सकते हैं WBF, और ये हो जाएगा WBF, और ये हो जाएगा चतुर्भुज BFNM का क्षेत्रफल। और बच्चों आप चित्र से देख सकते हैं कि एरिया जो होगा IANM का जो एरिया है वो इस चतुर्भुज BFNM से ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पाथ 1 अपनाया गया उसमें कार्य ज़्यादा करना पड़ा कंपैरिजन टू 2 में। इस प्रकार कार्य जो होता है वो पाथ पर निर्भर करता है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको आज का ये व्याख्यान समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो जल्दी से ये होमवर्क नोट करिए, इसको घर पे करिएगा, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर आपको टेक्स्ट बुक में है उसको सॉल्व करिए। आप दीक्षा ऐप के द्वारा भी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी इससे संबंधित अध्ययन सामग्री है, उसको आप फॉलो करिए, पढ़िए। धन्यवाद।